हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे की एग्जाम डेट आ चुकी है। हमारे पास बहुत कम समय है। लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कॉन्सेप्ट सीखा था और उससे संबंधित हमने क्वेश्चन किए थे। आज की इस क्लास में मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। आप सभी को पता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर किसी भी जगह से कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, उस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, रेलवे की प्रत्येक शिफ्ट में इस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो 2016 से लेकर के 2023 तक पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में, आरपीएफ में। तो वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद में भैया हम क्वेश्चन आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, हमारा थोड़ा सा तरीका जो है वो ऐसा है कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपका क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, चलिए, लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली क्लास, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। ठीक है, अब लोकेशन बता दो जल्दी से। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके मुंह में एक खाली जगह पाई जाती है। एक्चुअली में हमारा जो शरीर होता है ना, ढोल देखा आपने? ढोल जो बीच में से बिल्कुल खाली होता है और ऊपर ऊपर से कवर होता है, वैसे ही होता है। तो हमारे मुंह में जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है बक्कल कैविटी। सीने में जो खाली जगह होती है जिसमें आपके लंग्स और आपका हार्ट उपस्थित होता है, उसे कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। आपके पेट में जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। जो आंतों के जस्ट नीचे की तरफ, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे की तरफ एक कैविटी और होती है जिसे कहा जाता है पेल्विक कैविटी। जिसे क्या कहा जाता है? पेल्विक कैविटी। तो इस पेल्विक कैविटी में, इस श्रोणी भाग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उपस्थित होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उपस्थित होता है। ये आपको दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देता हूं। पेल्विक कैविटी यानी कि श्रोणी भाग। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या है। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं, दोनों की लोकेशन सेम होती है। दोनों ही पेल्विक कैविटी में उपस्थित होते हैं, दोनों ही श्रोणी भाग में उपस्थित होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे अंगों का समूह है जो भैया फीमेल में नए जीव के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ऐसे अंगों का समूह है जो महिलाओं में नए जीव के निर्माण में सहायक होता है। ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था रिप्रोडक्टिव के बारे में कि भैया रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, रिप्रोडक्शन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहा जाता है। तो इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अर्थात मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई मादा प्रजनन तंत्र क्या है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, तो आप क्या बताओगे कि ऐसे अंगों का समूह है भैया जो नए जीव के निर्माण में सहायक होते हैं महिला में। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? मादा प्रजनन तंत्र कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो महिलाओं में नए जीव के निर्माण में सहायक होते हैं। तो उनमें लिखते हैं भैया प्राथमिक अंग। उनमें आता है पहला हमारा प्राथमिक अंग। ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक अंग होता है ओवरी, यानी कि अंडाशय। ठीक है, फिर दूसरा आता है सहायक अंग।
सहायक अंग। सहायक अंग में आता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी भी कह सकते हो। एक होता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय, और एक होता है सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा। पहले ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन देख लीजिए आप, फिर हम आपको एक एक के काम बताएंगे कि भैया ओवरी क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में क्या काम होता है, यूट्रस में क्या काम होता है, सर्विक्स में क्या काम होता है। उसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां हैं। भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी तो हमने ऐसे ही पढ़ा था, कुछ सहायक ग्रंथियां हैं। सहायक ग्रंथियों में पहली आती है मेमरी ग्लैंड और दूसरी आती है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। और बाह्य जनेंद्रिय में, बाह्य जनेंद्रिय इसमें आता है योनि यानी कि वेजाइना। ये ऐसे अंगों का समूह है, यानी कि ये ऐसे अंग है भैया जो महिलाओं में नए जीव के निर्माण में सहायक होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम खाना खाते हैं तो खाना जिस जिस अंग से होकर के गुजरता है उन सभी अंगों को हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में रखते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है, तो ऐसे अंगों का समूह होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम किस किस के बारे में पढ़ते हैं, दांतों के बारे में पढ़ते हैं, जीभ के बारे में पढ़ते हैं, भोजन नली के बारे में पढ़ते हैं, पेट के बारे में पढ़ते हैं, छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं, बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे एंजाइमों के बारे में पढ़ते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कुछ ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेंक्रियाज, लीवर जो भोजन के पाचन में हेल्प करती है। तो वैसे ही महिलाओं में नए जीव के निर्माण के लिए जो जो अंग सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात माता प्रजनन तंत्र। तो ये सभी ऐसे अंग है भैया ओवरी जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और इनके बीच में फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा और भैया एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो मानव जीवन की पहली कोशिका भी कह सकते हो। उसमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है और उससे ही एक नए जीव का निर्माण होता है। वो कैसे होता है अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा भी कहा जाता है, मेमरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, वेजाइना, ये सभी महिला में ऐसे ऑर्गन है भैया जो नए जीवों के निर्माण में सहायक होते हैं। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, प्रजनन तंत्र क्या होता है, तो ऐसे अंगों का समूह जो प्रजनन में हेल्प करे, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, ऐसे अंगों के समूह को प्रजनन तंत्र कहा जाता है। बात क्लियर है। अब प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमारे जैसे नए जीव का निर्माण करना ही रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, जनन है। जैसे हम हमारे जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, जो गाय होती है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है, भैंस होती है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है, हाथी जो है अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, शेर अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, घोड़े अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, है कि नहीं है। तो नए जीव के निर्माण में जो जो अंग सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, प्रजनन तंत्र कहा जाता है। अब देखो हमें क्या होता है, नए जीव के निर्माण करने के लिए एक नर की आवश्यकता होती है और एक मादा की आवश्यकता होती है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा नर यानी कि नर प्रजनन तंत्र के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमने नर में ऐसे अंगों के बारे में पढ़ा था कल भैया जो भैया नए जीव के निर्माण में सहायक थे। आज हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन तंत्र। तो इसमें हम ऐसे अंगों के बारे में पढ़ते हैं जो नए जीव के निर्माण में सहायक होते हैं, क्योंकि नर और मादा दोनों मिलकर ही तो नए जीव का निर्माण करते हैं। किस तरीके से करते हैं वही तो मैं आपको पढ़ाने आया हूं यहाँ पे। तो इस जगह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ये देख लीजिए कि जो मादा प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है वो ओवरी होता है, अंडाशय होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसी में ही अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के तहत
इसी अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, युग्मज और जाइगोट का निर्माण होता है और इसी से ही नए जीव का निर्माण होता है। इस वजह से इसे प्राथमिक अंग कहा गया है ओवरी में। ठीक है, ओवरी को प्राथमिक अंग कहा गया है, किसको? ओवरी को, अंडाशय को, क्योंकि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर। फिर कुछ सहायक अंग है जैसे कि फेलोपियन ट्यूब जिसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, अभी हम आपको सब बताएंगे। यूट्रस जिसमें शिशु पूरे 9 माह तक रहता है। सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा जो प्रसव की क्रिया में सहायक होता है, सारी चीजें बताएंगे। मेमरी ग्लैंड जो दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है। बार्थोलिन ग्लैंड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत एक स्नेह के चिकना युक्त पदार्थ का निर्माण करता है, लुब्रिकेशन का निर्माण करता है। बाह्य जनेंद्रिय योनि वेजाइना जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी भाग लेता है, प्रसव की क्रिया में भी सहायक होता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका डायग्राम भी मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया ये शरीर के ये मादा प्रजनन तंत्र के ये ऑर्गन किस किस जगह पर उपस्थित होते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद है भैया रेलवे एग्जाम, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है इन चीजों के बारे में, हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें इन चीजों को समझना है कि नहीं है, और हमें यह देखना है कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखते हो तो भैया यहाँ से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का हिस्सा है या भाग है? टेस्टिस, एपिडाइडमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, फैलोपियन ट्यूब। बताइए, जैसे ही क्वेश्चन लिखा तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भाग बताए थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन बताए थे, अंग बताए थे, जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राथमिक अंग था वो क्या था? टेस्टिस, वर्षण जिसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा था। सहायक अंग में कौन कौन से अंग थे? रेटेटेस्टिस, वर्षण जालिका, एपिडाइडमिस, वास एफरेंसिया, वास डेफरेंस बताया था मैंने आपको। कुछ ग्रंथियां पढ़ाई थी, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्ब्यूथ्रल ग्लैंड, और बाह्य जनेंद्रिय में मैंने आपको पेनिस के बारे में बताया था, सीसन के बारे में बताया था। वैसे ही मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई है कि मादा प्रजनन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। तो मादा प्रजनन तंत्र के अंग याद कर लेना और नर प्रजनन तंत्र के अंग भी याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। और अगर आपको एक एक क्वेश्चन जानना है जो भैया 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरएफ, जेई में, आरपीएफ में क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भैया, जिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें सारे क्वेश्चन है भैया, 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ में करवा रखा है। ऐसे नहीं है, कॉन्सेप्ट भी सिखाया है लेकिन पहले क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन लिखे हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपसे नहीं आया है, उसके बाद में भैया मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाया फिर उस क्वेश्चन का आंसर बताया। ऐसे कम से कम नहीं तो मैं आपको यकीन दिला देता हूँ 70 से 80 क्वेश्चन मैंने भैया इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में करवा रखे। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। नहीं तो भैया प्लेलिस्ट में जाना, जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में मैंने करवा रखा है, जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में ही करवाया है। तो जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच भी रेलवे वाले बच्चों के लिए ही स्टार्ट किया था मैंने, जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैंने बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए थे 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे की प्रत्येक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में हल करवाए। जाकर के देख लेना भैया, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको फास्ट रिविजन करना है, चीज़ों के बारे में सीखना है, तो यहाँ पर आइए हमारे साथ। हर रोज शाम को क्लास आती है हमारी, शाम के 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक कभी भी डाल देते हैं भैया। हम तो आज़ाद पंछी है, कभी भी उड़ सकते हैं। देखो भैया,
इतनी बात क्लियर है। अब देखो, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का हिस्सा है? आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? टेस्टिस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। एपिडाइडमिस? नहीं। प्रोस्टेट? नहीं। लेकिन फैलोपियन ट्यूब के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये जो होता है ये भैया एक मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेना। अब इनका डायग्राम बना देता हूँ कि भैया कौन सा कहाँ पे उपस्थित होता है, फिर एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भैया, वैसे इतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो भैया, ये जो डायग्राम थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। यानी कि मादा प्रजनन तंत्र का इस तरीके से डायग्राम होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग होता है आपका यूट्रस यानी कि गर्भाशय, ठीक है। ये जो होता है ये वाला भाग, ये होता है ओवरी, प्राथमिक अंग। ये ओवरी है यानी कि ये अंडाशय है आपका जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण हो गया ओवरी में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये होता है फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के बहुत सारे भाग होते हैं, आपने नाम सुना होगा, झिल्ली, कीपक, तुम्बिका, संकीर्ण पथ, ये सभी फैलोपियन ट्यूब के भाग होते हैं, ठीक है। ये गर्भाशय हो गया। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इस फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। गर्भाशय में पूरे 9 माह तक शिशु रहता है। ये जो गर्भाशय ग्रीव्य है ये प्रसव में सहायक होती है। गर्भाशय ग्रीव्या, सर्विक्स, यूटेरस, ये प्रसव का मतलब जन्म में सहायक होते हैं। ये भैया ये गर्भाशय ग्रीव, ये वेजाइना है यानी कि ये योनि है। और इसी योनि में, इसी वेजाइना में अंदर की तरफ कौन होती है? ये बार्थोलिन ग्लैंड होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि संभोग की क्रिया के तहत एक लुब्रिकेशन का स्राव करती है, ठीक है। चिकनाहट प्रदान करने का काम करती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बचा क्या हमारा? ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, गर्भाशय ग्रीव्य हो गया, है कि नहीं है। और मेमरी ग्लैंड नहीं, मेमरी ग्लैंड जो होती है वो चेस्ट में होती है, सीने में होती है, जो दूध बनाने में सहायक होती है। प्रसव की क्रिया के पश्चात जो शिशु होता है उसे दूध, माँ के दूध की आवश्यकता होती है, तो जो दूध बनाने वाली ग्रंथि है वो होती है मेमरी ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है? बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया और वेजाइना के बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से भैया डायग्राम होता है। तो अब हम सारी चीज डायग्राम की सहायता से ही जानेंगे। भाई रटने का तो काम नहीं है हमारा, सारी चीजें एक एक चीज हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से आपके अच्छी तरीके से क्वेश्चन आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो अंडाणु होता है यानी कि जो एग होता है, जो अंडा होता है, उस अंडे को इस अंडाशय से, ये सॉरी ओवरी, अंडाणु नहीं है भैया, ये अंडाशय है। देखो जो अंडा होता है ना, अंडा, इस अंडे का निर्माण कहाँ होता है? इस ओवरी में, इस अंडाशय में। इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडा का, यानी कि एग का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंडाणु होता है या जो अंडा होता है, वो अंडा इस अंडाशय से गर्भाशय तक, इस अंडाशय से गर्भाशय तक किसकी सहायता से पहुंचता है कि नहीं है? वैसे निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है यहाँ पर भैया, तो इस फैलोपियन ट्यूब की सहायता से पहुंचता है। देखो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा, फिर यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है एम्पुला वाले भाग में, तुम्बिका वाले भाग में। उसके बाद में फिर ये भैया आगे जाएगा
तो संकीर्ण पथ से होता हुआ गर्भाशय की आंतरिक दीवार में जाकर के धस जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा और वहां पर ये भैया भ्रूण का विकास होगा और पूरे 9 माह तक आपके गर्भाशय में रहेगा। ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया आया तो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है ना? ओके, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, अब एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे। ओके, देखिए भैया अब ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ जो अब मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक अंग के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक अंग, तो बताइए प्राथमिक अंग या फिर मुख्य अंग कौन सा होता है? तो वो होता है ओवरी, यानी कि अंडाशय। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था तो एक अंडाशय इस तरह बनाया था, एक अंडाशय उस तरह बनाया था ना। तो अंडाशय जो होता है ना ये होते हैं एक जोड़ी। कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। यानी कि संख्या में कितने हो गए? ये संख्या में 2 होते हैं। इतनी बात क्लियर है? और ये मादा प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग होता है या प्राथमिक अंग होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना। जैसे कि भैया मैंने ये बना दिया, ये क्या है आपका? ये है भैया आपका ओवरी यानी कि अंडाशय, ठीक है। तो अंडाशय में अंदर की तरफ वाला जो भाग होता है, अंडाशय में अंदर की तरफ वाला जो भाग होता है उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक इसमें ब्लड वेसल्स होती है भैया, एक इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स। तो जिस वाले भाग में ब्लड वेसल्स होती है उस वाले भाग को कहा जाता है मेडुला। तो मेडुला वाले भाग में क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर वाहिका होती है, ठीक है। दूसरी तरफ होते हैं भैया एक और भाग होता है जिसमें उपस्थित होते हैं पुटक। जिसमें क्या उपस्थित होते हैं मेरे भाई? ये है कोर्टेक्स वाला भाग स्ट्रोमा का, और इस कोर्टेक्स वाले भाग में क्या उपस्थित होते हैं? पुटक। और ये जो पुटक होते हैं इन पुटक में ही अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अंडाणु का निर्माण कहाँ पे हुआ? अंडाशय। बोलो। इसे अंडाणु को ये याद रखना, जो अंडाणु होता है ना ये अचल संरचना है, ये गति नहीं करती है, अचल संरचना है। जैसे शुक्राणु आपने देखा तो शुक्राणु में गति हो रही थी भैया, लेकिन जो अंडाणु होता है उस अंडाणु में गति नहीं होती। अंडाणु में गति नहीं होती, ये अचल संरचना है, ये गति नहीं कर सकता, ये चल नहीं सकता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। अब देखो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं कि महिलाओं में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो महिलाओं में मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस है यूट्रस में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में और वेजाइना में। बताइए किस में होगा? अरे भैया ये मादा युग्मक ही तो है, ये जो अंडाणु है ये मादा युग्मक ही है मेरे भाई, है कि नहीं है? तो किस में हो रहा है? ओवरी यानी कि अंडाशय में। बोलो यहां तक किस किस को प्रॉब्लम है मेरे भाई? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ किस किस को प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई यहाँ तक ये वाली चीज। तो बोलो किसी को प्रॉब्लम? बोलो। और देखो अंडाणु के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है ना उसे कहा जाता है ओजेनेसिस। देखो ये अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है कि अंडाणु के निर्माण की
जो प्रक्रिया होती है उस अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है मेरे भाई अंड जनन, यानी कि oogenesis, यानी कि oogenesis। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई ये, कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडजन। मादा युग्मक कौन सा है? अंडाणु है, ये एक अचल संरचना है। तो इस मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो ओवरी में, यानी कि अंडाशय में होता है। अंडाशय जो होता है वो एक जोड़ी होता है, यानी कि संख्या में 2 होता है। इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है कहने का मतलब इसके अंदर की तरफ जो पूरा भाग होता है, देखो अंडाशय जो होता है, अंडाशय के अंदर की तरफ वाला जो भाग होता है, अंदर में जो चीजें उपस्थित होती है उसे एक साथ बोला जाता है स्ट्रोमा, यानी कि अंदर वाले भाग को कहा जाता है स्ट्रोमा, जिसके भी 2 भाग होते हैं। एक मेडुला होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होती है, दूसरा कोर्टेक्स होता है जिसमें पुटक होते हैं। इन पुटक में निर्माण होता है अंडाणु का। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। यह एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसे कहा जाता है भैया ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। यह है भैया बाहरी झिल्ली, ये है बाहरी झिल्ली। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंडाशय के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये जो अंडाशय होता है ना, ये ग्रंथि की तरह भी काम करता है। किसकी तरह? ग्रंथि की तरह। तो ग्रंथि की तरह काम करता है, तो किस ग्रंथि की तरह काम करता है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। तो ये हार्मोन का सेक्रेशन करता है भैया। तो आपका जो ओवरी है, यानी कि जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय 2 हार्मोन का स्राव करता है। एक एस्ट्रोजन हार्मोन का, एक एस्ट्रोजन हार्मोन का, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और दोनों के यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसे कहा जाता है मादा हार्मोन। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक मादा हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा एक नर हार्मोन है, तो नर हार्मोन आ जाए तो भैया क्या बताओगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और मादा हार्मोन के बारे में पूछे तो एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्या करता है मादा हार्मोन? फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स की ग्रोथ में सहायक होता है। उन ऑर्गन्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास में सहायक होता है। ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये भैया गर्भाधारण में सहायक होता है, प्रेगनेंसी में सहायक होता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसे गर्भाधारण हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है मेरे भाई गर्भाधारण हार्मोन। क्या कहा जाता है? गर्भाधारण हार्मोन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो बताओ, तो इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते मेरे भाई। जो मैं आपको बता रहा हूं ओवरी से उतने ही क्वेश्चन आएंगे, बस आप तो ये चीज याद कर लीजिए, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओवरी से जो चीजें मैंने आपको सिखाई है बस वो चीजें देख लीजिए, इसके ज्यादा और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो ओवरी में होता है। मादा युग्मक क्या है भैया? अंडाणु है। अंडाणु एक अचल संरचना है। इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे oogenesis कहा जाता है, यानी कि अंडजनन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अंडाशय ग्रंथि की तरह भी काम करता है, जिसे 2 हार्मोनों का स्राव होता है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसे मादा हार्मोन भी कहा जाता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ में सहायक होते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है उसे, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में सहायक होता है ये हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इस अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली, जिसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अंदर की तरफ 2 भाग होते हैं। अंदर वाला जो सारा भाग होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं स्ट्रोमा के भी। एक होता है मेडुला जिसमें ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है, रुधिर वाहिकाएं उपस्थित होती है। दूसरा भाग होता है कोर्टेक्स जिसमें पुटक उपस्थित होते हैं। इन पुटक से ही भैया अंडाणु का निर्माण होता है, या अंडाणु बाहर निकलते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो बोलो, क्या आपको ओवरी के बारे में चीजें समझ में आई या नहीं आई?
तो ओवरी में किसका निर्माण हो चुका है? ओवरी में मेरे भाई अंडे का निर्माण हो चुका है, मादा युग्मक का निर्माण हो चुका है, फीमेल गेमेट्स का निर्माण हो चुका है। इतनी बात क्लियर है। अब भैया अंडा तो बन गया। अब आपको पता है अंडा और अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में जुड़ेंगे तभी जाकर के तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तभी जाकर के युग्मनज में जाइगोट बनेगा। तो आइए आगे चलते हैं भैया। तो ओवरी अंडाशय के बारे में आपने सीख लिया, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं मिटा देता हूं और अब हम भैया आगे चलते हैं। चले ठीक है भाई, मिटा दूं, ओके। अब देखो सहायक अंगों के बारे में बात करते हैं। अरे भाई समझ में तो आता है ना आपको? तो यार लाइक कर दिया करो भाई, क्या दिक्कत आ रही है आपको? बोलो, लाइक कर दो भाई और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे यार। आपका ही चैनल है मेरे भाई, किसी और का नहीं है, आपका है, मेरा भी नहीं है, आपका ही है। देखो अब सहायक अंगों में पहला जो आता है हमारा, सहायक अंग में जो हमारा पहला आता है वो आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इस फैलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अंडवाहिनी या फिर डिंब वाहिनी। इसे अंडवाहिनी या फिर डिंब वाहिनी भी कहते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब डायग्राम की सहायता से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी चीजें। आइए तो डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा। याद आया कुछ? बोलो, कुछ चीजें याद आई? ये क्या है? ये आपका गर्भाशय, और गर्भाशय से क्या जुड़ा हुआ है? गर्भाशय से भैया इस तरफ फैलोपियन ट्यूब होती है। तो ये क्या है? ये आपका ओवरी है, ये आपका अंडाशय है, और इस अंडाशय में किसका निर्माण हुआ? अंडाणु का। और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन या oogenesis कहलाती है। इतनी बात क्लियर है? मैंने आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, नली के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, इस नली के समान संरचना को क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, अंडवाहिनी कहा जाता है, डिंब वाहिनी कहा जाता है मेरे दोस्त। इतनी बात क्लियर है? ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी या फिर डिंब वाहिनी। ध्यान से समझना मेरी बातों को। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर वाली एक लंबी नली होती है जो अलग अलग भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां से लेकर के यहां तक 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। ये पहला वाला भाग जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है इस्तमस। हिंदी में कहा जाता है संकीर्ण पथ। क्या कहा जाता है? संकीर्ण पथ कहा जाता है। फिर ये फूला हुआ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है बीच में, इस वाले भाग को कहा जाता है एम्पुला। एम्पुला यानी कि तुम्बिका। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? एम्पुला कहा जाता है, तुम्बिका कहा जाता है। फिर फूले हुए भाग से आगे की तरफ एक संरचना और आपको दिखाई देती है जो अंडाशय की ओर बढ़ रही है। इस संरचना को कहा जाता है इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम, जिसे कहा जाता है कीपक। जिसे कीपक कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कीपक कहा जाता है। और फिर आगे की तरफ भैया आपको इस तरीके से एक संरचना और दिखाई देती है जिसे कहा जाता है झिल्री, फाइब्री या फिब्री। तो ये 4 भाग होते हैं भैया। इन 4 भागों से मिलकर के बनी हुई होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी। ठीक है, अब इनका कार्य ध्यान से समझना, जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं ये लिखने वाला तो नहीं हूं, है कि नहीं है? क्योंकि भैया अब हमारे एग्जाम का टाइम आ गया है, तो लिखने का टाइम का है हमारे पास। समझना है, अच्छी अच्छी चीजें नोट करनी है जो आपकी नोटबुक में नोट नहीं है। अगर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, रेलवे के एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सेम ऑप्शन, सेम एग्जाम डेट सहित, तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ हम रिविजन कर रहे हैं, यहाँ हम चीजों को समझ रहे हैं भैया।
तो समझ रहे हैं तो भैया चीज़ों को समझो ना यार, फिर लिखना क्यों है? जो चीज़ आपको लगे कि भैया इंपॉर्टेंट ये चीज़ लिखनी चाहिए उस चीज़ों को लिख लीजिए, है कि नहीं है मेरे भाई? अब देखो ध्यान से समझना, इस ओवरी अंडाशय में पूटक उपस्थित थे, उस पूटक में से अंडाणु बाहर निकला। तो ये ऐसे, ये जो फिब्री जो संरचना होती है ये अंडाशय से जुड़ी हुई होती है, जो ऐसे गति करती रहती है, ऐसे गति करती रहती है। ये क्या काम करती है भैया? इनका काम होता है जैसे ही अंडाशय से अंडाणु बाहर निकले तो उन्हें पकड़ करके भैया किस वाले भाग तक पहुंचाना? इस इनफेंडिबुलम वाले भाग तक पहुंचाना, इस कीपक वाले भाग तक पहुंचाना। मैंने आपसे कहा था कि अंडाणु जो होता है वो अचल संरचना होती है, यानी कि वो गति नहीं कर सकता। जैसे कि शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु गति कर सकता है लेकिन अंडाणु गति नहीं कर सकता मेरे भाई। तो इनफेंडिबुलम में आ चुका है, किसकी सहायता से? फिब्री की सहायता से, झिल्री की सहायता से, क्योंकि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ, झिल्री ने पकड़ करके इस अंडाणु को कहाँ पे पटक दिया? इनफेंडिबुलम में, कीपक में पटक दिया। अब जो कीपक होता है ना, इसमें सीलिया लगी हुई होती है, इसे छोटी छोटी, जो भैया हमेशा गति करती रहती है, जो हर हमेशा गति करती रहती है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे था तो पहले यहाँ पे आया, अब ये आगे बढ़ा भैया, तो अब ये इस जगह पर आ गया है। अब इस जगह पर क्या है? ये छोटी छोटी सीलियाँ लगी हुई होती है मेरे भाई, जो हर हमेशा गति करती रहती है। तो ये क्या करती है? जो इनफेंडिबुलम जो कीपक में सीलियाँ लगी हुई है, ये इसको आगे बढ़ाती है और कहाँ पे पहुंचा देती है? एम्पुला वाले भाग में पहुंचा देती है। यहाँ पे कहाँ पे पहुंचा देती है? एम्पुला वाले भाग में पहुंचा देती है। अब ये जो एम्पुला वाले भाग में क्या आ चुका है? एम्पुला वाले भाग में आपका अंडाणु आ चुका है। तो देखो इस एम्पुला वाले भाग में क्या आ चुका है भैया? इस एम्पुला वाले भाग में, यानी कि इस तुम्बिका वाले भाग में क्या आ चुका है? आपका अंडाणु आ चुका है। अब ध्यान से समझना, ये अंडाणु कहाँ से आया है? तो ओवरी से आया है, अंडाशय से आया है, इसी में तो हुआ था निर्माण। फिर झिल्री ने पकड़ा और कीपक वाले भाग में, इनफेंडिबुलम वाले भाग में डाल दिया, और इसमें सीलिया थी जिसकी सहायता से एम्पुला तुम्बिका वाले भाग में पहुंच गया। मेल में और फीमेल के बीच में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स, संभोग की क्रिया होती है, तो उसके तहत मेल बॉडी से जो स्पर्म होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सीसन होता है, जो पेनिस होता है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि संभोग की क्रिया में भाग लेता है, जिसकी सहायता से जो स्पर्म होते हैं, यानी कि जो सीमन होता है, सीमन और यूरिन दोनों ही भैया उभयनिष्ठ मार्ग होता है, मूत्र मार्ग, जिसकी सहायता से भैया वो शरीर से बाहर जाते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत जो सीमन होता है, यानी कि वीर्य जो होता है, उसमें शुक्राणु होते हैं, उसमें स्पर्म होते हैं। तो जो स्पर्म है मेरे भाई, वो महिला के जेनाइटल एरिया तक पहुंचते हैं। मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत, यानी कि संभोग के तहत भैया जो शुक्राणु है वो यहाँ पे आ जाएंगे, इस रास्ते से होता हुआ। जैसे कि ये क्या है? ये गर्भाशय ग्रीवे है, ये गर्भाशय है, और ये वेजाइना है। तो यहाँ से होते हुए भैया, यहाँ से होते हुए ये भैया एंट्री करेंगे, ये एंट्री करेंगे भैया। ऐसे बहुत सारे होते हैं मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे पहुंच जाते हैं भैया? तो ये पहुंच जाते हैं मेरे भाई, कहाँ पे? ये पहुंच जाते हैं मेरे भाई इस अंडाणु के पास, इस अंडे के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच गए। अब इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तुम्बिका वाले भाग में क्या होगा? अंडाणु और जो शुक्राणु है, यानी कि जो नर युग्मक है, ये क्या है? ये मादा युग्मक है, ये मादा युग्मक है अंडाणु, और शुक्राणु क्या है? नर से आया है तो नर युग्मक होगा। ठीक है, अंडाणु मादा में था, मादा युग्मक। तो अंडाणु तो भैया ओवरी से, यानी कि अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत जो शुक्राणु है, वो शुक्राणु कहाँ पहुंच गए हैं भैया? महिला के जेनाइटल एरिया वाले भाग में पहुंच गए हैं, यानी कि गर्भाशय से होता हुआ कहाँ पे पहुंच गए? फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा? अंडाणु और शुक्राणु, ये जो अंडाणु होता है इसको ये शुक्राणु भेद देता है। तो अंडाणु और शुक्राणु के बीच में आपस में निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जिसके तहत किसका निर्माण होता है? जिसके तहत युग्मनज का निर्माण होता है,
जाइगोट का निर्माण होता है, जिसके तहत किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। और ये जो जाइगोट होता है ये मानव जीवन की पहली कोशिका होती है, ये नए मानव जीवन की पहली कोशिका होती है, पहली कोशिका होती है। इसमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहेगा और इसी युग्मनज, इसी जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण विकसित होगा, शिशु बनेगा। शिशु पूरे 9 माह तक इसी गर्भाशय में, इसी गर्भाशय में रहता है भैया। अब देखो ये जो जाइगोट होता है ना, ये जाइगोट ये जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे भैया एम्पुला वाले भाग में तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, निषेचन की प्रक्रिया हुई। जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे ही ये इस तरह से यानी कि संकीर्ण पथ वाले भाग से कहाँ आ जाता है, आपके गर्भाशय में आ जाता है। और गर्भाशय की भी 3 परत होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आंतरिक परत पर आकर के चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन, अंतरोपण की प्रोसेस कहा जाता है। आगे की कहानी बाद में सीखेंगे, पहले मुझे बताओ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। सबसे पहले मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया आप, बोलो क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। सबसे पहले तो मुझे बता दो। देखो इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तुम्बिका वाले भाग में भैया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है, निषेचन की प्रोसेस हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो भैया फीमेल का जो यानी कि महिला जो होती है, उस महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है, जो अंडवाहिनी नली है, जो डिंबवाहिनी नली है, इस फैलोपियन ट्यूब में, इस डिंबवाहिनी नली में, इस अंडवाहिनी नली में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत भैया किसका निर्माण होता है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है मेरे भाई। इसके तहत किसका निर्माण होता है, युग्मनज व जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जो युग्मनज व जाइगोट है ये मानव जीवन की पहली कोशिका है। इसमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। आगे जाकर के यही युग्मनज भ्रूण का रूप लेगा, भ्रूण से शिशु बनेगा, शिशु का फिर जन्म हो जाएगा। पूरे 9 माह तक भैया आपके गर्भाशय में रहता है। तो गर्भाशय के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है, या फिर आप ये भी कहाँ संपन्न होती है या कहाँ होती है, आप ये भी कह सकते हैं। आपके ऑप्शन हो जाएंगे भैया, जैसे कि ओवरी हो गया, ओवरी हो गया है कि नहीं है, उसके अलावा यूट्रस हो गया, उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब हो गया, और ऑप्शन नंबर डी आ गया वेजाइना। तो बताइए निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है भैया। तो निषेचन की प्रक्रिया मेरे भाई इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में यानी कि तुम्बिका वाले भाग में संपन्न होती है। बोलो, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना याद रखो और कुछ नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में बता देना। अंडाणु और शुक्राणु का आपस में संलयन होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गेमेट्स और जो फीमेल गेमेट्स होते हैं उनका आपस में संलयन होना, उनका आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, उनका आपस में जुड़ना मेरे भाई फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको। ओके, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम गर्भाशय के बारे में पढ़ते हैं। तो सहायक अंगों में दूसरा कौन सा था भैया, दूसरा था हमारा यूट्रस यानी कि गर्भाशय। चलो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, बताइए जल्दी जल्दी आंसर। तो इसकी लंबाई होती है मेरे भाई 10 से 12 सेंटीमीटर। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है संकीर्ण पथ, एक होता है कीपक, एक होता है तुम्बिका, एक होता है झिल्ली। किस वाले भाग में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो तुम्बिका वाले भाग में होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। किसी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होना, आपस में जुड़ना, फर्टिलाइजेशन निषेचन कहलाता है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम सहायक अंगों में दूसरा पढ़ने वाले हैं यूट्रस के बारे में, यानी कि मेरे भाई गर्भाशय के बारे में पढ़ने वाले। ध्यान से समझना मेरे भाई, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी।
है कि नहीं? तो ये क्या है, ये आपका गर्भाशय है। गर्भाशय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है, ये आपका गर्भाशय है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका गर्भाशय है। इससे फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई है। ये फैलोपियन ट्यूब का स्तमस यानी कि संकीर्ण पथ वाला भाग है। ये कौन सा है, ये संकीर्ण पथ वाला भाग है। और इससे आगे की तरफ ये भैया एम्पुला यानी कि तुम्बिका वाला भाग है। तो इस तुम्बिका वाले भाग में क्या हुआ था, निषेचन की प्रोसेस हुई थी भाई। इसमें क्या हुआ था, निषेचन की प्रोसेस हुई थी, फर्टिलाइजेशन हुआ था। अब क्या होगा कि ये जो निषेचन की प्रोसेस होने के पश्चात में यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है, यहाँ पर निर्माण हुआ है भैया किसका, जायगोट का। युग्मनज बन गया भैया निषेचन की क्रिया के पश्चात। क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, यानी कि जायगोट बन जाता है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है। अब ये जायगोट कहाँ जाएगा, अब ये भैया गर्भाशय में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, गर्भाशय में जाएगा। गर्भाशय की 3 परत होती है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। गर्भाशय की कितनी परत होती है, 3 परत होती है। जो सबसे बाहरी वाली परत होती है वो होती है एपीमेट्रियम। कौन सी होती है, एपी नहीं भैया, पेरीमेट्रियम होती है। सबसे बाहर वाली परत कौन सी है, पेरीमेट्रियम, ठीक है। बीच वाली कौन सी होती है, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। तो ये 3 परत होती है। ये होती है बाहरी पेरीमेट्रियम, ये होती है बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली होती है मेरे भाई एंडोमेट्रियम। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो युग्मनज है, ये जो जाइगोट है, ये गर्भाशय की आंतरिक जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, इसमें जाकर के धस जाता है, इसमें जाकर के धस जाता है। और धसने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है इनप्लांटेशन, यानी कि अंतरोपण कहा जाता है। तो धसने की जो प्रोसेस है इसे क्या कहा गया है, इनप्लांटेशन, यानी कि अंतरोपण कहा गया है। इतनी बात क्लियर है। तो जायगोट का गर्भाशय की आंतरिक दीवार में आकर के धसना क्या कहलाता है, इनप्लांटेशन, यानी कि अंतरोपण कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहीं भैया क्या होगा, यहीं भैया भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण विकास होगा। तो ये जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय, इस गर्भाशय का आकार पूछा जाता है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है। तो याद रखना, इसका आकार उल्टी नाशपाती के समान होता है, उल्टी नाशपाती के समान होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो गर्भाशय का आकार मेरे भाई उल्टी नाशपाती के समान होता है। कैसा होता है, उल्टी नाशपाती के समान होता है। इतनी बात क्लियर है। और इसी गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, इसी में ही भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मादा प्रजनन तंत्र के किस अंग में भ्रूण का विकास होता है, तो क्या बताओगे, गर्भाशय। ये आपके एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन है। शिशु जो होता है वो पूरे 9 माह तक कहाँ रहता है, तो इसी गर्भाशय में रहता है भैया। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, पूरे 9 माह तक। उसके बाद में भैया क्या होता है, उसके बाद में 9 महीने के पश्चात में प्रसव की क्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, प्रसव। प्रसव का मतलब होता है जन्म, यानी कि जन्म होता है शिशु का। लेकिन जन्म से पहले भैया जो शिशु होता है वो गर्भाशय में उपस्थित होता है। तो गर्भाशय में माँ और शिशु के बीच में, गर्भाशय में माँ के बीच में और शिशु के बीच में, माँ और शिशु के बीच में एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा का मतलब होता है गर्भनाल का निर्माण होता है। इस गर्भनाल की सहायता से माँ अपने शिशु को ब्लड उपलब्ध कराती है, बदले में साथ ही साथ में ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है, यानी कि खाना वगैरह उपलब्ध कराती है। और बदले में शिशु माँ तक क्या पहुंचाता है, इस प्लेसेंटा की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाता है भैया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ अपने शिशु तक किसकी सहायता से भोजन पहुंचाती है, तो किसकी सहायता से पहुंचाती है, ब्लड, भोजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह। तो इस प्लेसेंटा की सहायता से पहुंचाती है मेरे भाई, इस गर्भनाल की सहायता से पहुंचाती है। और शिशु अपशिष्ट पदार्थों को फिर भैया किसकी सहायता से माँ तक पहुंचाता है, इस प्लेसेंटा की सहायता से पहुंचाता है। ये आपको याद रखना है। प्रसव की क्रिया जब होगी तो प्रसव की क्रिया के समय मेरे भाई इस प्लेसेंटा को काट दिया जाता है। इस प्रसव की क्रिया के समय इस प्लेसेंटा को कट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक नाल, नली आती है, नाल बोलते हैं हम वैसे ही।
है कि नहीं है। जब मेरा भतीजा का जन्म हुआ था तो उसकी जो नाल थी, हमारे रीति रिवाज है, उस नाल को क्या घर के आंगन में गाड़ा जाता है ताकि जो बच्चा है वो अपनी पूरी जिंदगी जिए, ऐसी कामना की जाती है, पूजा की जाती है कि नहीं है। बदले में मुझे, जैसे कि मैं देवर था मेरे भाभी का, तो मुझे जब मैंने देवर गाड़ता है, मैं आपको बताऊं जो नाल होती है, तो जो मेरा भतीजा था उसकी नाल मैंने गाड़ी थी, तो उसके बदले में मुझे कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ अपनी तरफ से, कहने का मतलब पैसे दे दीजिए या फिर कोई माला दे सकते हैं या कुछ भी दे देते हैं, कहने का मतलब देते हैं। वैसे कहने का मतलब ऐसे नंगे हाथों से नहीं गड़ाई जाती, कहने का मतलब ये है कि नहीं है। तो आप घर, अलग अलग घरों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, ऐसा होता है मेरे भाई। तो जो जन्म के पश्चात ये जो प्लेसेंटा होती है, जो गर्भनाल होती है, इसे कट कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझो, ये जो होता है ये होता है गर्भाशय ग्रीव्या। मैंने आपको बताया था गर्भाशय ग्रीव्या, सर्विक्स। इसका कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये प्रसव की क्रिया में हेल्प करती है। ये जो बच्चे का जन्म होता है तो उस प्रसव की क्रिया में, बच्चे के जन्म के समय, यानी कि जो प्रसव की क्रिया होती है, उस प्रसव की क्रिया में सहयोग करने का कार्य कौन करती है? सर्विक्स करती है। ठीक है, तो मैंने आपको यूट्रस के बारे में बता दिया, गर्भाशय ग्रीवा के बारे में बता दिया, फैलोपियन ट्यूब के बारे में बता दिया। मैंने गर्भाशय के बारे में बताया है कि इसका आकार उल्टे नाशपाती के समान होता है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? तो गर्भाशय की आंतरिक जो दीवार है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, उसमें अंडा युग्मज जाइगोट का आकर के दसना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन, अंतरोपण कहलाता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। शिशु पूरे 9 माह तक कहाँ रहता है? गर्भाशय में रहता है। प्लेसेंटा का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। माँ और शिशु के बीच में ब्लड और ऑक्सीजन माँ अपने शिशु को किसकी सहायता से देती है? प्लेसेंटा की सहायता से देती है। शिशु, और शिशु जो होता है वो माँ को क्या उपलब्ध कराता है? प्लेसेंटा की सहायता से, तो अपशिष्ट पदार्थ उपलब्ध कराता है। गर्भाशय जो ग्रीव्या होती है, गर्भाशय ग्रीव्या होती है, सिर्फ प्रसव की क्रिया में सहायक होती है। अब कुछ सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियों में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, मैं मिटा देता हूँ इस चीज को, मिटा दो। किसी को प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ज्यादा चीज आपको याद नहीं रखनी है, जो मैं बता रहा हूँ उतना याद कर लीजिए, आपकी रेलवे में उतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो बता रहे हैं वो याद कर लीजिए सिर्फ। मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम का एक एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आप ध्यान से इस क्लास को देखते हो ना तो मेरे भाई। ठीक है, सहायक ग्रंथियों में भाई, जो सहायक ग्रंथि है, इस सहायक ग्रंथियों में हमने 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। एक है मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड जो होती है ये दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से दूध बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? अब देखो भैया, जब शिशु का जन्म हो जाएगा तो भैया माँ अपने शिशु को दूध पिलाएगी, तो जो दूध पिलाएगी तो उस समय जो दूध बनेगा तो कौन सी ग्रंथि बनाती है? वो बनाती है भैया मेमरी ग्लैंड, यानी कि दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है, जो दूध बनाने में सहायक होती है शिशु के लिए। लोकेशन क्या है इसकी? तो ये चेस्ट में होती है, यानी कि सीने में होती है मेरे भाई। ठीक है, तो लोकेशन भी आपको याद रखनी। दूसरी होती है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड, तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है, ये बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ होती है? तो मेरे भाई ये बार्थोलिन ग्रंथि होती है वेजाइना में। वेजाइना का मतलब योनि में अंदर की तरफ होती है। इसका काम क्या है? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत, सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि संभोग की क्रिया के दौरान ये स्नेहक का स्राव करती है। ये ग्रंथि चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका स्राव करने का काम कौन करती है? ये ग्रंथि करती है मेरे भाई। कौन सी? ये बार्थोलिन ग्रंथि। तो मेमरी ग्लैंड का कार्य आपको समझ में आ गया, बार्थोलिन ग्रंथि का कार्य आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको वेजाइना के बारे में बता देता हूँ, योनि के बारे में बता देता हूँ। तो योनि जो होती है, ये पहली बात तो ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में यानी कि संभोग की जो क्रिया होती है उसमें भाग लेती है। तो संभोग की क्रिया में भाग कौन लेता है? वेजाइना लेता है, योनि लेती है। ठीक है, जो प्रसव की क्रिया होती है वो वेजाइना के थ्रू ही होती है, यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है वो किसकी सहायता से होता है? किससे होता है? वेजाइना से होता है भैया, यानी कि योनि से होता है जो प्रसव की क्रिया होती है वो। इतनी बात क्लियर है? याद रखना, जो मूत्र मार्ग होता है महिलाओं में, उस मूत्र मार्ग के जस्ट नीचे की तरफ होती है ये।
तो मूत्र मार्ग के नीचे की तरफ होती है मेरे भाई ये वेजाइना। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो वेजाइना होती है उसमें ऊपर की तरफ एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है जिस झिल्ली को कहा जाता है हाइमन, हिंदी में कहा जाता है योनि छद। तो ये जो झिल्ली होती है ये प्रथम संभोग के दौरान टूटती है, लेकिन आजकल तो भैया आपको पता है जो लड़कियां होती है वो खेलकूद में भाग लेने लग जाती है कि नहीं है। तो खेलकूद के समय या साइकिल चलाते समय या फिर ज़्यादा वजन उठाते समय भैया ये हाइमन जो है वो टूट जाती है, ठीक है। तो इससे भैया उसके कैरेक्टर का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पहले रीति रिवाज था, है कि नहीं है। इससे कैरेक्टर का पता लगाया जाता था पहले हाइमन की सहायता से, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बस इतना याद रख लीजिए भैया, बस इतना अगर आप चीज़ समझ लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, देखना पूरी वीडियो को, बहुत कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो हर रोज़ हम कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालते हैं चैप्टर वाइज। तो सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और रात को 10 बजे तक चलते हैं। एक दिन में 10 क्वेश्चन डालता हूं मैं एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2016 से लेकर के 2023 तक आपसे रेलवे की अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन में डाल रहा हूँ भैया कम्युनिटी पोस्ट में, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में। सुबह 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, उसके बाद में 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, शाम को 10 बजे तक चलते रहते हैं। इधर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन से संबंधित क्वेश्चन करा के आ चुका, हार्ट से संबंधित क्वेश्चन करवा के आ चुका, ब्लड वेसल से संबंधित क्वेश्चन करवा के आ चुका, ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन करवा के आ चुका। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट है। एक दिन में हम 20-20, 25-25, 30-30 क्वेश्चन डालते हैं भैया टेलीग्राम चैनल पर। उनका बहुत सारे लगभग 300 साढ़े 300 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ। आप भी जुड़े रहिए, आपको भी फायदा मिलेगा मेरे भाई। और हर रोज 10-15 स्टूडेंट जुड़ते हैं हमारे पास, तो आप भी आ जाओ टेलीग्राम चैनल पर। आपका बायोलॉजी के सारे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपको बायोलॉजी का चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन देखना है जो 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे की प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की क्लास देख लेना भैया। एक बार सिर्फ एक क्लास देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि भैया वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। मैंने 1 फरवरी से स्टार्ट कर दिया था भैया, वो कहने का मतलब ये बैच जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। जूलॉजी पूरी कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर बाकी है। और बॉटनी में भी भैया, माइक्रोबायोलॉजी में ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर करा रखा है। बॉटनी में भैया मैंने 2-4 चैप्टर करवा रखे हैं, 2-4 चैप्टर और बचे हुए हैं, तो मैं आपको जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।